थायरॉयडेक्टमी थायरॉयडेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। थायरॉयडेक्टमी टोटल हो सकती है, लोबेक्टमी नियर टोटल या सब टोटल हो सकती है। टोटल में हम लोग कंप्लीट दोनों लोब्स को और इस्थिमस को रिमूव कर देते हैं, मीन्स थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स और ये इस्थिमस टोटल थायरॉयडेक्टमी में इन सब को रिमूव कर देते हैं। जबकि लोबेक्टमी में हम लोग एक लोब को और इस्थिमस को इतने पार्ट को रिमूव कर देंगे, इसको हम कहते हैं लोबेक्टमी। सब टोटल थायरॉयडेक्टमी हम कहते हैं कि इस लोब में भी 8 ग्राम टिश्यूज़ रहने दें और इस लोब में भी 8 ग्राम टिश्यूज़ रहने दें, बाकी सारे पार्ट को अगर रिमूव कर दें तो इसको हम कहते हैं सब टोटल थायरॉयडेक्टमी। और नियर टोटल हम कहते हैं कि एक लोब कंप्लीट रिमूव कर दें और सिर्फ एक लोब का 8 ग्राम रहने दें। सब टोटल में दोनों लोब्स हैं, उन दोनों के अंदर 8 ग्राम थायराइड टिश्यूज़ को दोनों साइड पे रहने देते हैं, लेकिन नियर टोटल के अंदर सिर्फ एक लोब के 8 ग्राम टिश्यूज़ को रहने देते हैं, बाकी पूरे लोब को हम रिसेक्ट कर देते हैं। थायरॉयडेक्टमी करने से पहले पेशेंट को यूथायरॉइड होना चाहिए, मींस कि उसके थायराइड हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसके लिए हम कार्बिमाज़ोल बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। कार्बिमाज़ोल थायराइड की प्रोडक्शन को कम करेगा और बीटा ब्लॉकर्स जो उसके पेरिफेरी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेरिफेरी के जो थायरॉक्सिन की वजह से इफ़ेक्ट्स आते हैं उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। और आयोडीन देंगे, ये ग्लैंड की वास्कुलैरिटी को कम करेगा। एटलीस्ट 10 डेज़ बिफोर हमने आयोडीन देनी है। ग्लैंड की वास्कुलैरिटी भी कम हो जाएगी, थायराइड हार्मोन्स का लेवल भी कम हो जाएगा। उसके बाद हमने थायरॉयडेक्टमी करनी है। सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना है, उसकी नेक को एक्सटेंड करना है। इंसियन हम लोगों ने कॉलर इंसियन हम इसको कहते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर का ये इंसियन होता है, सुप्रास्टर्नल नॉच से 2 सेंटीमीटर अबव। ये हमारे पास कॉलर इंसियन है, सुप्रास्टर्नल नॉच से 2 सेंटीमीटर अबव ये हम इंसियन देते हैं और स्किन को इंसाइज करेंगे। दिस इंसियन इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इंसियन देने के बाद हम लोग पहले तो स्किन को कट करेंगे, देन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को और प्लेटिज्मा को। प्लेटिज्मा कट करने के बाद उसके नीचे आते हैं स्ट्रैप मसल्स। स्ट्रैप मसल्स को रिट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रैप मसल्स में 4 मसल्स होते हैं, इनको हम कट नहीं करते, सिंपली हम इनको रिट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड के जो हमारे पास वेसल्स हैं उनको हम लाइगेट करेंगे और जो उनके साथ नर्व्स हैं उनकी केयर करेंगे ताकि वो नर्व्स डैमेज ना हो। सुपीरियर पोल पे सुपीरियर थायराइड वेसल्स होती है, मीन उनके अंदर आर्टरी भी होती है और वेन भी होती है, ठीक है। उसको हम लाइगेट करेंगे और सुपीरियर पोल पे एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है, उसकी केयर करनी है। मिडल पे सिर्फ मिडल थायराइड वेन होती है और इन्फीरियर पे इन्फीरियर थायराइड वेसल्स होते हैं, मीन वेन और आर्टरी दोनों होती हैं। तो इनको हम लोग इनकी जगह पे लाइगेट करेंगे और जो इनके साथ नर्व होती है, सुपीरियर पोल पे एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है और मिडल और इन्फीरियर पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, उसकी हमने केयर करनी है ताकि वो नर्व इस दौरान डैमेज ना हो जाए। और इन वेसल्स को भी प्रोटेक्ट करना है कि कहीं ये वेसल्स भी डैमेज ना हो जाए। उसके बाद हमने लोबेक्टमी करनी है, मीन्स कि एक लोब हम लोगों ने कंप्लीट रिमूव करना है और इस्थिमस, ठीक है, इसको हम कहते हैं लोबेक्टमी। और लोबेक्टमी करने के बाद जितनी भी ये सीक्वेंस थी, जिस स्टेप में हमने कट किया था उसको रिवर्स करेंगे। किस किस तरह से हमने इसको कट किया था? सबसे पहले हम लोगों ने बाहर वाली साइड पे स्किन, सबक्यूटेनियस, प्लेटिज्मा, स्ट्रैप मसल। तो अब सबसे अंदर वाली साइड पे हम स्ट्रैप मसल्स को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, प्लेटिज्मा को स्टिच करेंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को स्टिच करेंगे और उसके बाद एक्सटर्नली स्किन को स्टिच करेंगे। मिनिमम इन्वेसिव थायरॉयडेक्टमी ये भी एक न्यू एडवांसमेंट है। इसके अंदर जो कॉलर इंसियन है या तो वो 3 सेंटीमीटर्स तक देते हैं, मीन के जो नॉर्मली थायरॉयडेक्टमी में देते हैं 4 to 5 सेंटीमीटर का देते हैं, लेकिन इस केस में वो इंसियन बहुत छोटा देते हैं, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड को हम एंडोस्कोपिकली रिमूव करते हैं और मीन इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ना तो ब्लीडिंग का चांस होता है और ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें मेजर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। एंडोस्कोप के ज़रिए सारा काम करते हैं, थायराइड ग्लैंड को विजुलाइज करते हैं और उसको रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए हम इंसियन भी दे सकते हैं, उसी तरह से स्मॉल कॉलर इंसियन, या फिर इस तरह से कुछ ट्यूब्स इंसर्ट करते हैं, ये एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं एक्सिलरी अप्रोच से, सुप्रा क्लेविकुलर या ब्रेस्ट की अप्रोच से, और इससे भी हम थायरॉयडेक्टमी कर सकते हैं। थायरॉयडेक्टमी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हैमरेज होता है, जब भी हैमरेज होगा तो हीमाटोमा बनेगा। आपको पता है कि
थायराइड ग्लैंड एंटीरियर टू नेक पड़ा होता है, जब वहाँ पे हीमाटोमा बनेगा वो ट्रेकिया को कंप्रेस करेगा तो पेशेंट को सांस लेने में मसला होगा। ऐसे पेशेंट अगर थायरोडेक्टमी के फ़ौरन बाद अगर डिस्निया के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनमें फ़ौरन से क्रिकोथायरोडोटमी करते हैं और हीमाटोमा को इवैक्यूएट करते हैं, इसलिए ताकि ब्रेथलेसनेस या डिस्निया को प्रिवेंट किया जा सके। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इसी हीमाटोमा की वजह से होती है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। थायराइड इनसफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि थायराइड ग्लैंड रिमूव हो गया है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज होने की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मीन आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, आप सोच रहे होगे कि थायराइड ग्लैंड तो रिमूव कर दिया है, तो ये क्राइसिस क्यों हुए? अगर सर्जरी से पहले पेशेंट के थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मलाइज नहीं किया होता तो उस केस में सर्जरी के दौरान एकदम से बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से थायरोटॉक्सिक क्राइसिस होते हैं। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है कि ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड पड़ा होता है। जब भी वो पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज होता है तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट के अंदर जिनकी थायरोडेक्टमी होती है कि ये ग्लैंड डैमेज हो जाए। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकती है, स्कार या केलॉइड बन सकता है। थायरोडेक्टमी के बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो हाइपोकैल्सीमिया को चेक करते हैं ताकि पैराथायरॉयड की प्रेजेंस का पता लग सके कि कहीं वो डैमेज तो नहीं हो गए। और दूसरा रिकरेंट लेरेंजियल